हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सर फिजिक्स वाले। बच्चों, आज हम लोग डायमेंशनलाइसिस का सेकंड एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। और इस एप्लीकेशन में क्या है हमारा, तो हम डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करेंगे किसी भी फिजिकल रिलेशन के। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हेडिंग क्या लिखा हुआ हमने, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनलाइसिस। यानी आज हम डायमेंशनलाइसिस का एप्लीकेशन करेंगे। और कौन सा वाला एप्लीकेशन करेंगे, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। यानी किसी भी फिजिकल रिलेशन के डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करना है। तो देखो, कोई भी फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये बात हमें पता चलती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि कोई भी फिजिकल रिलेशन केवल और केवल तभी डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा अगर उस फिजिकल रिलेशन में जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। ठीक है, अगर कोई भी आपको इक्वेशन दे दी गई है और उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है सभी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इट मींस वो फिजिकल रिलेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पर लिख रखा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि इट स्टेट्स दैट अ फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यानी कि एक फिजिकल रिलेशन जो होता है वो हमारा तभी डायमेंशनली करेक्ट माना जाता है इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स आर सेम। यदि उस फिजिकल रिलेशन के अंदर जितने भी टर्म्स है सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो। और ये किस फैक्ट पे आधारित है, तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओनली फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। भाई क्योंकि एक जैसे डायमेंशंस वाली चीजों को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 5 लीटर प्लस 2 रुपीज इज इक्वल टू क्या, तो आप बोलेंगे सर जी पागल। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया लीटर में रुपया कैसे जुड़ सकता है, मतलब ही नहीं बनता इस बात का। इट मीन्स आप गलत कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि 2 किलो प्लस 5 साल इक्वल टू व्हाट, तो आपका जवाब सेम आएगा, पागल। ठीक है, क्योंकि किलोग्राम के साथ साल कैसे जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता ना भाई। किलोग्राम के साथ किलोग्राम ही जुड़ेगा, ईयर के साथ ईयर ही जुड़ेगा, रुपए के साथ रुपया ही जुड़ेगा। यानी एक जैसी डायमेंशन वाली चीजें ही आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी और डिफरेंट डायमेंशन वाली चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। बस यही छोटा सा कंसेप्ट, और इसी को हम यूज करके अपना किसी भी फिजिकल रिलेशन के डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं और क्वेश्चन ये बोला जाए कि चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन S इज इक्वल टू UT प्लस का हाफ AT स्क्वायर, तो ये आपको एक रिलेशन दे दिया गया और बोल रहा है कि इस रिलेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कीजिए कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है भी कि नहीं है। तो तरीका क्या है कि इस रिलेशन के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सभी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए और देखिए क्या सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा है इट मींस फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और नहीं आ रहा का मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ टर्म्स कितने हैं, एक तो ये टर्म हो गया, एक ये और एक ये, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तीनों का ही हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो द डायमेंशनल फॉर्मूला of all the terms involved in above equation is, तो यहां पे जितने भी टर्म्स है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक तरह का लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो L1। ठीक है, इसमें सिर्फ लेंथ आएगा तो L1 हो जाएगा। दूसरा टर्म जो है यहाँ पे UT है, U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, T का मतलब टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है तो पहले आप उसका SI यूनिट देखिए कि SI यूनिट क्या होता है। तो U आपका इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी का आपको पता होगा SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकेंड, यानी L1 T-1। समझ रहे हैं आप बात को भाई। मीटर आपका लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड आपका टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मीटर का पावर 1 है इट मींस लेंथ का पावर 1, सेकंड का पावर अगर -1 है तो टाइम का पावर -1। तो इस तरह से ये आपका इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है।
तो इनिशियल वेलोसिटी का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L1 t-1, और इधर टाइम लिखा है तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला तो यही होगा। और आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कहीं भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि L का पावर 1, t का पावर -1 और t का पावर +1 दोनों को ऐड करोगे तो t का पावर 0 हो जाएगा। सो बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपने दूसरा जो टर्म था यहाँ पे उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। अब ये तीसरा टर्म है हमारा हाफ AT², इसका भी एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि हमारा फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो हाफ का तो कोई डायमेंशनल होता नहीं है, ए का मतलब एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन की SI यूनिट लिखो कि एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती क्या है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर आपको SI यूनिट पता चल चुकी है तो आप आसानी से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो मीटर का पावर 1 है यानी लेंथ का पावर 1, सेकंड का पावर -2 यानी टाइम का पावर -2। तो यहां से एक्सेलरेशन का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया L1 t-2, और ये टाइम है तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला तो टाइम ही होगा ना, तो इसमें हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और t का स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब आपका बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड, तो t का पावर -2 और t का पावर +2 दोनों को जोड़ोगे तो 0 ही आएगा ना। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी टर्म्स थे मैंने हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, और मैंने क्या देखा कि यहाँ जितने टर्म्स है सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही आ रहा है। L1 यहाँ कुछ नहीं लिखा तो आप चाहो तो यहाँ पे t0 लिख सकते हो, तो L1 t0 L1 t0 L1 t0। तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि द डायमेंशंस ऑफ all the terms in the above equation is same, इसलिए the physical relation is dimensionally करेक्ट। सो बात समझ में आती है? तो इस तरीके से आपने बोल दिया कि जो आपका डायमेंशन होगा वो सभी टर्म्स का सेम हो जाएगा, इसलिए आपका फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो बच्चे अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर लिखने का नंबर है, और जितना अच्छा लिखेंगे यानी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा आपको उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो आपको अपने वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, जिससे कि आप एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया डायमेंशनलाइसिस का, जो कि आपको बहुत आसान लगा होगा, इसमें कुछ खास करने के लिए आपके पास था नहीं। अब हम थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, और मैं बता रहा हूं आपको कि हम धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको इसमें कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत आया हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिए और फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये हमारा एक फिजिकल रिलेशन है और आपको इसका डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी सिंबल्स यूज किए गए उनका मतलब आपको बता दिया कि न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, इसे हम लोग न्यू कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, एल का मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टी का मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हुआ वो, और एम का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। अब आपका काम है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद चेक कीजिए कि क्या जो आप कर रहे थे और जो मैं कर रहा हूं क्या सेम है या नहीं है, और अगर गलती है तो कहां पर है, क्योंकि गलती का पता होना बहुत जरूरी है। अगर गलती पता चल जाती है तो चीजें बहुत आसान हो जाती है आने वाले वक्त में हमारे लिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर अगर गलत हो तो मुझे बताइएगा आपने गलती क्या की थी। ठीक है ना बच्चों, चलो तो क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टर्म्स वाला चक्कर नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक LHS है और एक आपका RHS है। तो आपने कुछ नहीं करना, LHS और RHS दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और देखना है कि क्या दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है कि नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं LHS की, तो LHS में तो हमारा फ्रीक्वेंसी है ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए।
अब आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशंस इन यूनिट टाइम, ठीक है, यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ रिपीटेशंस हैं। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी का हो गया 1/t, तो टाइम का ऐसा यूनिट तो सेकंड होता है ना, तो इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हो गया पर सेकंड। तो अगर इसका ऐसा यूनिट पर सेकंड हो गया तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा t का पावर -1। ये आपने निकाल दिया। अब आपका काम शुरू होता है RHS में। तो अब हमें RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है, और RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो आपका यही होगा RHS वाला साइड। अब यहाँ पे आपको पता है कि 2 जो है वो तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं। और नीचे में क्या लिखा है, लेंथ। या एक काम हम ये भी कर सकते हैं, इसको हम पहले नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, 1/2l, और स्क्वायर रूट ऑफ t जो है, t/m जो है, इसको हम ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि रूट x का मतलब होता है x का पावर 1/2, तो अगर रूट t/m है तो इसका मतलब t/m की पावर 1/2। तो इसे अब आप अगर और एक्सपेंड करेंगे तो t का पावर 1/2 और m का पावर भी 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आसानी से यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला वाला खेल शुरू कीजिए। तो देखिए नीचे क्या लिखा है, लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है कि लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है। अब यहाँ पे t का मतलब क्या होता था, टेंशन, और टेंशन क्या होता है, तो मैं बता दूं कि अगर हम किसी भी रस्सी को खींचते हैं तो उस रस्सी के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके ओरिजिनल शेप और साइज चेंज हो। तो ऑब्वियसली अगर मैं ही हूं, मान लिया जाए मैं इस क्लासरूम के अंदर आपको वीडियो बना रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो क्या करेंगे, मुझे इस क्लासरूम से खींच के बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर मैं बाहर नहीं चाहता तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को अंदर की तरफ खींचूंगा। सेम वही कहानी रस्सी के साथ भी है। अगर आप रस्सी को नीचे की तरफ खींचेंगे तो वो भी नहीं चाहती कि उसका साइज बढ़े, तो इसलिए वो क्या करेगा, अपने आप को अंदर की तरफ खींचेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपके फोर्स अप्लाई करने से यहां पर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, और उसी रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग टेंशन कहते हैं। तो टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो वही होगा जो फोर्स का होता है। तो टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला भी फिर हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम फोर्स का निकालते थे। तो फोर्स का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकलता था, तो भाई टेंशन क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, तो टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो वही जो फोर्स का होता है। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का SI यूनिट किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है, तो याद रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम रिप्रेजेंट करता है मास को, मीटर रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, और सेकंड रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो किलोग्राम का पावर 1 यानी मास का पावर 1, मीटर का पावर 1 यानी लेंथ का पावर 1, और सेकंड का पावर -2, तो टाइम का पावर -2 आ गया। तो इस तरीके से आप टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, m1 L1 और t-2। और देखो यहाँ पे टेंशन का पावर 1/2 है, तो इस पूरे का भी पावर 1/2 लग जाएगा। बटे में क्या लिखा हुआ है, मास। लेकिन ये क्या, ये मास है, नहीं भाई, ये मास नहीं, ये मास पर यूनिट लेंथ है। तो मास पर यूनिट लेंथ कैसे निकलता है, तो भाई अगर टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए तभी तो आपका मास पर यूनिट लेंथ निकलेगा। जैसे प्रेशर का फॉर्मूला होता था फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो कैसे निकलता था, तो भाई पूरे फोर्स को पूरे एरिया से डिवाइड कर देते थे। ऐसे ही अगर मास पर यूनिट लेंथ बोला जा रहा है, इसका मतलब टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर देना है। अब अगर ऊपर की तरफ मास लिखा है तो इसका SI यूनिट हो गया किलोग्राम, और नीचे की तरफ लेंथ लिखा है तो इसका SI यूनिट हो गया मीटर। तो इसका मतलब मास का जो ये मास पर यूनिट लेंथ का जो SI यूनिट है वो किलोग्राम, और मीटर का पावर -1 है। भाई ये मीटर का पावर +1 था, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये मास पर यूनिट लेंथ का SI यूनिट आ गया। तो अगर SI यूनिट ये है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो m का पावर 1 और l का पावर -1 होगा, और इसका पावर क्या है, तो 1/2, होल पावर 1/2। ठीक है, ज्यादातर बच्चे जो इस क्वेश्चन में गलती करते हैं वो गलती करते ही यहां पर है, क्योंकि जैसे ही उन्हें m दिखता है उनको सीधा सीधा दिखता है कि m का मतलब मास। वो ये भूल जाते हैं कि उनको m का मतलब मास नहीं, मास पर यूनिट लेंथ बताया गया है। तो अगर मास पर यूनिट लेंथ बताया गया तो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला भी तो मास पर यूनिट लेंथ का ही निकालोगे। तो मास पर यूनिट लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, तो वो होगा m1 L -1,
बात समझ में आ रही है। बट ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ M1 कर देंगे और अपना खुशी खुशी घर आ जाएंगे और सोचेंगे भैया हम तो पास हो जाएंगे, हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ गलती करके आए हैं, तो गलती की है तो उसकी सजा मिलेगी आपको, सीधा सा कंसेप्ट है। चलिए खैर, सो फिलहाल आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इस चीज पे होना चाहिए, और इसी पॉइंट के साथ ये जो फॉर्मूला है या ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि आप यहाँ गलती करेंगे और इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो अब जरा इसको सॉल्व कीजिए। तो L का तो डायमेंशनल फॉर्मूला यही है, और देखो होल पावर 1/2 है। आपको ये पता होगा कि अगर x की पावर 3 है और उसकी होल पावर 2 है तो इसका मतलब x की पावर 3 × 2 यानी x की पावर 6। ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। x की पावर 3 और उसका होल पावर 2, इसका मतलब है ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि 3 का स्क्वायर करके 9 बना दूं, तो वो मैथमेटिक्स गलत है भाई, मत सीखा करो ऐसी चीजें। तो L का पावर 1 और उसका होल पावर 1/2 यानी ओवरऑल पावर क्या हो जाएगा 1/2। L का पावर 1 और उसका होल पावर 1/2 यानी 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यही आएगा। और यहाँ पे -2 है और यहाँ 1/2 है, तो -2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, -1 बचेगा। नीचे भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे m का पावर 1 और उसका होल पावर 1/2 यानी 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 आ जाएगा। -1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। तो इतनी सी कहानी है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका बन क्या रहा है, तो m का पावर 1/2, L का पावर 1/2, या फिर छोड़ो ये सब मत करो, सीधा सीधा करते हैं अब काम को। आपको पता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो सेम चीज का तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर डिवीजन हो रहा हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m, L और t। तो m की पावर 1/2 और नीचे में भी 1/2, तो ये ऊपर जाएगा तो 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी कि 0। L का पावर 1/2, यहाँ -1/2 और यहाँ प्लस का 1। तो पहले इन दोनों को देख लेते हैं, ये दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 में से 1/2 अगर माइनस हो रहा है तो 1/2 ही बचेगा ना, और ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो सोचो 1/2 ये लिखा हुआ है, और ये वाला जब ऊपर जाएगा इन दोनों का तो माइनस का 1/2 पहुंचा था, और टाइम का पावर -1 है, इधर कुछ नहीं है इधर भी कुछ नहीं, तो ओवरऑल यही है। तो ये देखिए तो क्या आ रहा है, m0, L की पावर 0 और t की पावर -1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने LHS और RHS दोनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो t-1 है, और यहाँ पर भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला उसमें भी t-1 है, बाकी सब तो 0 ही है। इसका मतलब जो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही आपका RHS का भी है। तो अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS, इसलिए द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बात समझ में आती है? तो इसलिए आपका जो गिवन रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस किए हम लोगों ने जो बिल्कुल बेसिक लेवल के थे। अब थोड़ा सा हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पेपर में आ जाते हैं बहुत बार। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो हमसे क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है इस बार? तो इस बार कहा गया कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a/b इन द इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे a/b का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है कि होगा क्या। तो यहाँ पर जो टर्म्स यूज किए गए उनकी वैल्यू उनका बता दिया कि इसका क्या मतलब, जैसे f का मतलब फोर्स, x का मतलब डिस्टेंस और t का मतलब टाइम है। और यहाँ पे a और b जो है आपके ये दोनों कॉन्स्टेंट्स होंगे जिनका आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि होगा क्या। तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता था, केवल और केवल सेम डायमेंशन वाली चीजें ही एक दूसरे के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल रिलेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका एक ही मतलब है कि उस फिजिकल रिलेशन के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो फिलहाल मुझे ये रिलेशन दे रखा है तो ऑब्वियसली ये करेक्ट होगा, तभी दे रखा है। ठीक है, तो
अगर ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी और वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी, यानी सबके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे। तो मैं आसानी से इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को इससे कंपेयर कर सकता हूं, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला को भी इससे कंपेयर कर सकता हूं। तो बस हम यही काम कर देंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि भाई इस वाले टर्म का यानी a रूट एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा जो आपके फोर्स का है। तो फिलहाल तो मुझे a का निकालना है ना डायमेंशनल फॉर्मूला, तो रूट एक्स के डायमेंशनल फॉर्मूला को नीचे भेज दो, ठीक है, खेल खत्म। अब आपको पता है फोर्स का तो खैर जो होगा सो होगा, यहां रूट एक्स लिखा है यानी x की पावर 1/2, तो यहां पर जो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है वो x की पावर 1/2 का निकालना है, ठीक है। आपको मैंने फोर्स को लेकर बताया, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, तो किलोग्राम का पावर 1 यानी मास का पावर 1, मीटर का पावर 1 यानी लेंथ का पावर 1, सेकंड का पावर -2 यानी कि टाइम का पावर -2। तो यहां से आप अपने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं m1 l1 और t-2, और नीचे में क्या लिखा हुआ है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो लेंथ ही एक तरह का, तो लेंथ की यूनिट तो वही होगी ना, यानी लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला तो यही हो जाएगा, और इसका होल पावर 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग अपना वही बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे कि भाई अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगा और डिवीजन हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ m तो अकेला ही है तो ये तो अकेला ही रहेगा, तो m का पावर 1, l का पावर 1 है और यहाँ पे l का पावर 1 है और उसका होल पावर 1/2 है। तो एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको चीजें समझाएंगे, ठीक है। l का पावर 1 और उसका होल पावर 1/2, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, l का पावर 1/2। अब इसमें चीजें कीजिए आप लोग, तो देखिए यहाँ पे आपका m तो अकेला ही है तो वो वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे l का पावर 1 है और नीचे में l का पावर 1/2 है, तो डिवीजन हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो पावर सब्ट्रैक्ट होने का मतलब 1 - 1/2, और यहाँ टाइम तो अकेला ही है और तो कहीं है नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो इस हिसाब से m1 1 - 1/2 यानी 1/2 और t का पावर -2, तो ये आपके a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाता है। कोई इश्यू तो नहीं है इस बात को, चीजें समझ में आ रही होंगी आसानी से। ऐसे ही आपको अगर b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो फिर आप यही कहेंगे कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा वही इसका भी होगा, ठीक है। तो नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ BT स्क्वायर भी वही होगा जो आपके फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो मुझे तो फिलहाल b का निकालना है ना, तो t स्क्वायर को नीचे भेज दो, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बटे में t स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्स का क्या होता है वो अभी मैंने निकाला है आपके सामने, तो वो क्या था, तो m1 l1 और t-2, और नीचे क्या लिखा है, टाइम लिखा है, तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, t होता है, तो टाइम का स्क्वायर है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला में भी स्क्वायर आ जाएगा, यानी t का पावर 2 हो जाएगा। अब वही बेसिक मैथमेटिक्स आपकी कि भाई अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर ऐड और डिवीजन हो रहा हो तो सब्ट्रैक्ट, तो m अकेला ही है तो m तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, l भी अकेला ही है तो वो भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, t का पावर -2 है और यहाँ पे प्लस का 2 है और दोनों का हो रहा है डिवीजन, तो सेम चीजों का डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी -2 और ये आ जाएगा माइनस का 2, तो t का पावर -2 था और ये आ जाएगा माइनस का 2, तो ओवरऑल क्या बन गया, तो m1 l1 t का पावर -4। तो इस तरह से ये हमने b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। अभी अगर मेरे पास a का डायमेंशनल फॉर्मूला भी है, b का डायमेंशनल फॉर्मूला भी है, तो दोनों का रेशियो निकालना कौन सी बड़ी बात है भाई, रेशियो का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकल जाएगा ना। तो देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a बटे b, तो a बटे b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले भाई a का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, यानी m1 l की पावर 1/2 और t का पावर -2, और बटे में b का डायमेंशनल फॉर्मूला है तो उसे भी लिखो, तो वो क्या आ जाएगा, m का पावर 1
L का पावर 1 और T का पावर -4। अब जब ये और ये बटे में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सीधा सा फंडा है। तो m का पावर 1 था और ये नीचे वाले का 1 था, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पावर 1/2 है और ये 1 है, तो ऊपर जाएगा तो -1 होगा। यहाँ पे t का पावर -2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 1 - 1 0, 1/2 -1 करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, और -2 और +4 कितना आ जाता है, तो प्लस का 2 आ जाता है। तो इस तरीके से ये मैंने A/B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। तो समझ में आता है। तो कई बार क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछ लेता है कि भाई ये बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो वीडियो को आप बैक में जाइए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, फिर इस क्वेश्चन को समझिएगा, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको स्पीड कम या ज़्यादा लग रहा हो तो आप ऊपर जो 3 पॉइंट्स होते हैं उनको क्लिक करके वहाँ से आप अपनी स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम इसी पे बेस्ड एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, इससे भी थोड़ा सा और अच्छा। तो बच्चों ये आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए जरा कि ये क्वेश्चन कैसा होगा। तो काम वही है आपका, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो फिर उसके बाद देखिए कि आपने जो किया और हमने किया उसमें क्या अंतर है। ठीक है, और उस अंतर को फिलअप करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A × B इन द इक्वेशन। पहले हमारा A/B था, इस बार A × B का डायमेंशन निकालना है। कोई बात नहीं, निकल जाएगा भाई, जब पिछली बार निकला तो इस बार भी निकलेगा। तो ये जो इक्वेशन, इसमें क्या क्या चीजें यूज की उनका बता दिया गया कि भाई P का मतलब पावर है, X का मतलब डिस्टेंस है और T का मतलब टाइम है। ठीक है, यहाँ भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वही कंसेप्ट यूज करना होगा कि केवल और केवल सेम डायमेंशन वाली चीजें ही एक दूसरे के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। यानी अगर 10 साल में से आप 2 रुपया माइनस करना चाहो तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर B में से x² माइनस हो रहा है तो सीधा सा फंडा है कि ये दोनों सेम होगा तभी तो सब्ट्रैक्ट हो पा रहा है। यानी कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला x² का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला B का भी होगा। हम सीधा सीधा बोलेंगे कि भाई अगर B में से x² माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि B का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो x² का होता है। तो x क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ। तो यहाँ पे आ जाएगा L का पावर 1, और देखो x का स्क्वायर कर रखा है यानी L की पावर 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल 2, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। तो बच्चों B का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो तो आपका आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर आपको A का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो इसके लिए आपको इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, P = B/AT माइनस का x² बटे में AT। कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, चीजें सेम ही लिखी हुई हैं। अब आप यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि अगर ये फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब यहाँ जितने भी टर्म्स हैं हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, यानी कि इस वाले टर्म का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो इसका होगा। तो अब हम ये वाला पॉइंट अपना यूज कर लेंगे और यहाँ से आपके A की वैल्यू मिल जाएगी आसानी से। तो क्योंकि फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ऑब्वियसली x² बटे में AT का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही आएगा जो आपके पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो मुझे तो फिलहाल A का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है ना, तो A को आप इधर ले जाओ और P को आप नीचे ले आओ। तो यहाँ से आपका x² बटे में PT आ जाएगा और ये जो है ये आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आती है बात। बाकी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लगा रहे थे तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस हिसाब से आपका जो A का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आ गया, तो वो आ गया है x² बटे में PT। अब x को लेकर तो डिस्टेंस नहीं, दिक्कत नहीं है क्योंकि x तो आपका डिस्टेंस है और डिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है कि लेंथ होता है। तो डिस्टेंस का स्क्वायर है यानी कि इसका जो होगा वो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाता है पावर। तो भाई सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी जो जितनी तेजी से काम करेगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल है। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला हो गया वर्क अपॉन टाइम।
और वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हालांकि होने को एफ एस कॉस थीटा होता है, लेकिन एंगल का यहाँ कोई लेना देना नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला का, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको। तो एफ एस आ गया। अब फोर्स का आपका क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है तो इसका ऐसा यूनिट मीटर, और नीचे में टाइम लिखा है तो इसका ऐसा यूनिट सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और सेकंड का पावर -2 है, और ये +1 जब ऊपर जाएगा तो ये -1 बन जाएगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2 और सेकंड का पावर -1, यानी कि -3। तो इस हिसाब से आपके पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, तो mLT किलोग्राम का पावर 1 यानी मास का पावर 1, मीटर का पावर 2 यानी लेंथ का पावर 2, और सेकंड का पावर -3 यानी टाइम का पावर -3। तो इस हिसाब से आपने पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, और वो क्या निकल के आया, m1 L2 और T-3। और ये क्या लिखा है, टाइम। तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला तो यही होगा ना। अच्छा जी, अब इसके बाद ये L² और यहाँ पे m का पावर 1, L का पावर 2 और T का पावर -3 है, और ये +1 है। बेस से मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर -2 आ जाएगा, क्योंकि -3 + 1 -2 होता है। अब ये चीजें अगर पूरी की पूरी आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो m जब ऊपर जाएगा तो उसका पावर +1 की जगह -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इसके पावर का साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे L का पावर 2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो एक 2 पहले से लिखा और ये -2 और पहुंच गया ऊपर, तो 2 और -2। टाइम का पावर -2 था, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा। तो यहां से क्या बन गया, m का पावर -1, L का पावर 2 -2 0 और T का पावर 2। तो ये आपने इस तरीके से A का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल दिया, कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से आपके पास A का डायमेंशनल फॉर्मूला भी है, B का डायमेंशनल फॉर्मूला भी है। तो जब दोनों ही आपके पास हैं तो फिर उसके बाद बचा ही क्या है क्वेश्चन में, आपको A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था ना, AB का। तो पहले आप A का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए कि भाई आपके A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो वो है m1 L0 और T का पावर 2, और जो B है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो L का पावर 2 है। अब मल्टीप्लीकेशन और पावर ऐड कर देंगे तो m का पावर 1, L का पावर 0 और 2, तो बेस से मल्टीप्लीकेशन पावर ऐड 0 + 2 = 2 और T के पावर 2। तो इस तरह से आपने ये A × B का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल दिया। सो बच्चे, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे आपका कंसेप्ट जो है वो उतना ही ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा, और चीज़ें आप उतने ही अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। और आप जितने अच्छे से चीज़ों को विजुअलाइज कर पाएंगे, आप ये समझिएगा कि आपके पेपर में अच्छे नंबर की गारंटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, सो ये हमने क्वेश्चन देख लिया। अब इसके बाद हम इस पे एक और क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि वो कैसे होगा। तो बच्चों, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के वीडियो का। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि ये कैसे होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। और चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर देखिए, करके आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर अ गैस इज, किसी गैस की आपको एक इक्वेशन दे रखी है, और आपको यहाँ पर जो टर्म्स यूज किए गए A और B, इनके डायमेंशंस पूछे गए कि भाई A का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ और B का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। और यहाँ पर आपको बता दिया गया कि P का मतलब प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम है, R का मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T का मतलब टेम्परेचर है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर आप देखिए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, जब सब कुछ पता चल जाए तो वीडियो को दोबारा खोलिए और फिर देखिए कि हमने क्या किया है, और आपको अंदाजा लगेगा कि अभी आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या सोचना है, दोनों में अंतर कितना है। ठीक है ना बच्चों, चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ मिसगाइड होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मुझे तो सर R का डायमेंशनल फॉर्मूला ही नहीं पता। तो भाई डायमेंशनल फॉर्मूला की तुम्हें जरूरत ही भी कहाँ है, क्या करोगे डायमेंशनल फॉर्मूला जान के, कोई मतलब नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला जानने की R का।
आपको तो बस ये पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई ये और ये अगर ऐड हो रहे हैं आपस में, इसका मतलब है दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। अगर ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आता है तो आपको इधर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट ज्यादातर बच्चों का फोकस सबसे पहले इस पे जाएगा, इस आर पे, कि भाई इस आर का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं क्या निकालूं, कैसे निकालूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं क्वेश्चन करूंगा कैसे। तो वहां से हो जाता है मामला गड़बड़। आपको सिर्फ इसी पॉइंट पे ध्यान देना है कि केवल और केवल सेम डायमेंशन वाली चीजें ही एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ये दोनों ऐड हो रही हैं इसका मतलब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो मुझे तो ए का निकालना है ना, तो इस हिसाब से a बटे वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो वही होगा जो p का है। तो मुझे तो a का निकालना है, तो वी स्क्वायर को इधर भेज देता हूं, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा पी वी स्क्वायर, यानी p का डायमेंशनल फॉर्मूला v के डायमेंशनल फॉर्मूले का स्क्वायर। खत्म कहानी। p का मतलब आपका प्रेशर है, तो प्रेशर आपको मैंने अभी बताया था प्रेशर होता क्या है, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स क्या होता है, तो भाई मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया की ऐसा यूनिट मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा, और ये मीटर जब ऊपर जाएगा तो मीटर का पावर देखो यहाँ 2 कट गया तो 1 ही बचा है, तो 1 जब ऊपर जाएगा तो -1, और सेकंड का पावर -2। तो ये आ गया आपके प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो m1 L-1 और T-2, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया आपने, m1 L-1 और T-2, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L क्यूब, और उसका पावर 2। तो m1 L-1 T-2, और आपको पता है कि अगर x की पावर n है और उसकी पावर m है तो ओवरऑल दोनों ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तो यहां पर आपका a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो m1 l का पावर -1 और l का पावर 6, तो यहां आ जाएगा l का पावर 5, भाई बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाएगा तो -1 + 6 + 5 आता है, और t का पावर -2। तो इस तरह से ये आपके a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया। ऐसे ही आप b का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो आपके वॉल्यूम का होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या होता है, तो भाई वॉल्यूम का होता है आपका L क्यूब, तो इस हिसाब से b का डायमेंशनल फॉर्मूला भी L क्यूब आ जाएगा। सो बात समझ में आती है। तो चीजें हैं कितनी आसान, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मिसगाइड हो गए तो चीजें हो कितनी मुश्किल जाएंगी। सो वो चीजें आपको यहां से समझ में आती हैं। तो आज हमने डायमेंशनलाइसिस का सेकंड एप्लीकेशन किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एप्लीकेशन करेंगे इसका, ठीक है बच्चों। तो तब तक रखिए अपना ख्याल, गुड बाय।